हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग से क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स ये पढ़ेंगे। इसमें पहले हम लोग अपने सराउंडिंग्स में जो सब्सटेंसेस तरह तरह के सब्सटेंसेस है उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली हम लोग टेस्ट लेकर कि कौन सा कैसा टेस्ट है, जैसे कि कुछ सब्सटेंस सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, या फिर कुछ बीटर भी होते हैं, और कुछ सब्सटेंस को हम टच करके भी पहचान सकते हैं, जैसे कुछ स्लिपरी नेचर के होते हैं तो कुछ अदर टाइप के होते हैं। तो अक्सर जो सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, तो उनमें एक केमिकल नेचर होता है उन सब्सटेंस का, और वो एसिडिक होता है। तो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ सब्सटेंस टेस्ट में बीटर होते हैं, छूने में स्लिपरी होते हैं, तो उस तरह के सब्सटेंस बेसिस कहलाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और प्लस कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो ना एसिडिक है ना बेसिस है, न्यूट्रल टाइप होते हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एसिड और बेस, चूँकि ये फर्स्ट लेवल पे तो हम टेस्ट करके या फिर देख के छू कर टच करके पहचान सकते हैं, लेकिन इसमें इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे आखिर क्यों हमें ऐसे सब्सटेंस को या हर कोई सब्सटेंस को यूं ही टच या टेस्ट या फिर टच नहीं करना चाहिए, इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है। फिर हम देखेंगे कि यदि हम टच नहीं कर सकते या टेस्ट नहीं कर सकते तो फिर आखिर कैसे पहचानेंगे, और इस तरह से हम तरह तरह के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स में कुछ आपके नेचुरल घर में भी कुछ इंडिकेटर्स होता है, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है, जिसमें मुख्य है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में जानेंगे, और फिर टर्मरिक के बारे में जानेंगे। चाइना रोज़ एक फ्लावर है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी सीखेंगे। फेनोप्थेलिन एक केमिकल है, इसके बारे में सीखेंगे, वो भी एज ए इंडिकेटर यूज़ होता है। फर्दर हम लोग कुछ और नेचुरल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो ना एसिड है ना बेस है, बल्कि उनका कोई स्पेशल कोई फीचर्स प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर देखेंगे कि किस तरह से एसिड और बेस को यदि आपस में मिक्स कर दिया जाए तो किस तरह से एसिड का जो प्रॉपर्टी हो वो बेस की प्रॉपर्टी दोनों आपस में एक दूसरे को काटती है, मतलब एक दूसरे के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करती है, और इसे ही न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। न्यूट्रलाइजेशन में फर्दर हम ये भी देखेंगे कि इस फीचर्स, इस प्रॉपर्टी को किस तरह से हम एवरीडे लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडाइजेशन में यूटिलाइज करेंगे, जैसे कि एंट बाइट, इस तरह के केसेस में किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर जो सॉइल है, मिट्टी जहाँ पे फार्मर फसल उगाते हैं, किस तरह से सॉइल की प्रॉपर्टी कभी कभी एसिडिक या बेसिक हो जाती है, तो न्यूट्रलाइजेशन करके हम किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्दर हम ये भी देखेंगे कि एसिड रेन के बारे में सीखेंगे। एसिड रेन किस तरह से एयर पॉल्यूटेंट में तरह तरह की गैसेस निकलती है, और उसके कारण किस तरह से हमारा नॉर्मल रेन एसिड रेन में बदल जाता है, रेन की प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर हो जाती है, और किस तरह से हमें बहुत लॉस होता है। जो बिल्डिंग्स हैं या फिर मार्बल्स के जो बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स ये सब हैं, इन सब को लॉस होता है। तो आइए चलिए बुक की ओर चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इन सब चीज़ों में एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स में क्या क्या है आखिर। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स we use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salts, sugar and vinegar. Do they have the same taste? क्या इन सब चीज़ों का एक ही टेस्ट होता है? लेमन, टैमरिंड, कॉमन,
कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर, सबका टेस्ट एक ही जैसा होता है। लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 4.1। तो 4.1 में कुछ एडिबल सब्सटेंसेस लिस्ट किया गया है, उनका टेस्ट हम लोग देखते हैं। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ and enter the result in table 4.1. Caution: do not taste anything unless asked to do so। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप कोई भी चीज़ यूं ही टेस्ट नहीं कर लो जब तक आपको कहा नहीं गया है। Do not touch anything unless asked to do so। किसी को टच भी नहीं करना चाहिए जब तक आपसे कहा नहीं गया हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा चीज़ टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टॉक्सिक भी हो सकता है या फिर कोई चीज़ टच करने से आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो ये सब आपको ध्यान रखनी चाहिए। टेबल 4.1 यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस और तरह तरह की चीज़ें हैं। तो आपको इनका टेस्ट बताना है, वेदर इट इज़ सोर और बीटर और कोई दूसरा टेस्ट है। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty। तो हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि तरह तरह के सब्सटेंसेस हैं इस वर्ल्ड में और सबका टेस्ट कुछ अलग अलग होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एसिड्स एंड बेसिस को समझना है। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर, ये सब कुछ खट्टा है। मैं इसको मार्क करता हूँ, ये कैसा है, ये खट्टा है। दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कॉन्टेन एसिड्स। क्यों ये खट्टा है? बिकॉज कि इनमें है कुछ ना कुछ एसिड्स है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक, और इसीलिए इस तरह के सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर एसिडिक है। ओके, दैट मीन्स यदि वो खट्टा है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एसिड्स है, और यदि एसिड्स है तो उसका केमिकल नेचर एसिडिक हुआ। ओके, द वर्ड एसिड्स कम फ्रॉम द लैटिन, इसको मार्क कर लेते हैं, एसिडिक, ये एसिड्स है और ये सब्सटेंस का केमिकल नेचर एसिडिक हुआ। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द वर्ड एक्रे विच मीन्स सॉर। ओके, तो ये एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है खट्टा। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। ये सब जो है, क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस है तो इसलिए ये नेचुरल एसिड्स है। आपको यदि एग्जाम्पल बोल दिया जाए कि एसिड्स का एग्जाम्पल दो तो आप दे दोगे। यदि नेचुरल एसिड्स कहा जाए तो आप सिर्फ इन सारी चीज़ों का ही एग्जाम्पल में दे सकते हो जो नेचर में फ्रीली पाया जाता है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा क्या होता है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? इफ़ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? बेकिंग सोडा का कैसा टेस्ट होता है? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it। और चूँकि इसका टेस्ट एसिड के जैसा सॉर नहीं है, खट्टा नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें एसिड्स नहीं है। इट इज़ बीटर इन टेस्ट, ये एक्चुअली बीटर है टेस्ट में। ये कैसा है? बीटर है टेस्ट में। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स के बीच में यदि थोड़ा सा आप रगड़ोगे, इट फील सॉपी, ये बीटर है टेस्ट में और फील में कैसा है? सॉपी है, साबुन के जैसा, फिसलने जैसा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिस which are bitter in taste and feel soapy in touchy are known as bases। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जनरली उस तरह का सब्सटेंस जो टेस्ट में बीटर हो और फील में सॉपी हो ऑन टचिंग आर नॉन एज बेसिस, उनको बेसिस कहा जाता है। द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक,
और जिसमें इस तरह का नेचर हो उसको हम बेसिक केमिकल नेचर उसका बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो खट्टा है इसका मतलब उसमें एसिड्स है और उसके केमिकल नेचर को एसिडिक बोलेंगे। उसी तरह से यदि उसका टेस्ट बीटर हो और फील छूने में वो सॉपी हो तो ऐसी चीज़ों को बेसिस कहेंगे और उसका केमिकल नेचर बेसिक होगा। ओके, इफ़ वी कांट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब नेचुरल यदि कोई सब्सटेंस पाया जाता है, जैसे एसिडिक में, एसिड्स में कुछ नेचुरल सब्सटेंस था, तो नॉर्मली हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, करते हैं खाने पीने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को हम टेस्ट कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हैं जिनको टेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो इफ़ वी कांट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। फिर उसका नेचर कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट में कैसा है, सॉर है या फिर बीटर है, कैसे पता चलेगा। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दिस सब्सटेंस आर नॉन एज इंडिकेटर्स। देखिए क्या बताया कि कुछ सब्सटेंस है जिसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं, और इन सब्सटेंस की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस का नेचर, केमिकल नेचर एसिडिक है या बेसिक है। हम इसकी सहायता से बता सकते हैं, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर when added to a solution containing an acidic or basic substance। एक्चुअली इस इंडिकेटर में कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं, तो बता रहा है द इंडिकेटर चेंज देयर कलर। उसका कलर, हर इंडिकेटर का कोई अपना कलर है और वो कलर अपना कलर चेंज कर देता है। कब? जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालें या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो एक कलर चेंज हो जाता है, और उसी कलर को पहचान कर हम कह सकते हैं कि सामने वाला सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ओके, टर्मरिक, हल्दी घर में यूज होता है। लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल ये फ्लावर है, एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अक्रिंग इंडिकेटर्स। तो ये आप ध्यान रखो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एग्जाम्पल, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल भी जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये सब के सब एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अक्रिंग इंडिकेटर्स। ये सब नेचर में पाए जाने वाला इंडिकेटर्स है। ओके, आगे चलते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, नेम ऑफ एसिड्स फाउंड इन। कुछ एसिड्स का नाम दिया गया है और ये कहाँ पाया जाता है, किस सब्सटेंस में पाया जाता है, ये भी मेंशन किया हुआ है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड, आंट्स स्टिंग, जो चींटी काट ले तो वहाँ पे फॉर्मिक एसिड होता है। साइट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स, तो इसमें साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड, दही, लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनाच, ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, साइट्रस फ्रूट, ये सब में एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखो, साइट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड भी, साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड भी, तो दोनों आप याद रखो इस तरह से। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम है विटामिन सी का। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज में, जो मैंगो खट्टा लगता है। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड एवर अकर इन नेचर। ये सब के सब एसिड्स हैं जो नेचुरल एसिड्स है, नेचर में पाया जाता है। किसी न किसी खाने पीने की वस्तु में ये मिल रहा है, याद तो रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि ये नेचर में पाया जाता है।
नेम ऑफ बेस, कुछ बेस का भी एग्जाम्पल है। फाउंड इन कहाँ पाया जाता है, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉप साबुन जो यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिस हैं, ये सब आपको अभी से ही याद रखनी चाहिए। ऐसा मत सोचना आप कि आगे की क्लास में याद रखेंगे, ये सब आपको अब पहचान में आना चाहिए। ये सब एसिड का नाम है, ये बेस का नाम है, ये कहाँ पे इसका सोर्स कहाँ पे है, कहाँ से मिलता है, फाउंड इन क्या सोर्स है इसका, तो ये आपको अब याद रहनी चाहिए। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ नेचुरल इंडिकेटर्स है, चेक करते हैं। लिटमस, लिटमस एक नेचुरल डाई, ये एक नेचुरल डाई है और ये हमारे सराउंडिंग्स में ये उपलब्ध है, नेचर में एक नेचुरल डाई है ये। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, और ये सबसे अधिक यूज होने वाला इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स हम यहाँ पे और भी पढ़ने वाले हैं, और भी नाम आएंगे, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है, और ये नेचुरल है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, ये लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट होता है। लाइकेंस क्या होता है, एल्गा फंजा का एक कम्बिनेशन होता है। इट हैज़ ए माउ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, और इस एक्सट्रैक्शन का लिटमस, इसका एक्सट्रैक्शन का कलर कैसा होता है, इट हैज़ ए माउ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। यदि प्योर वाटर में हम दे दें, डिस्टिल वाटर में, तो ये इसका सॉल्यूशन का कलर है जो पर्पल, और एक्चुअल कलर का भी नाम आप याद रखो। ऐसा नहीं कि पर्पल याद रखना है और ये नहीं, ये माउ कुछ खास नाम यहाँ पे बता रहा है कलर का, तो आपको यही एग्जैक्ट याद रखना चाहिए। When added to an acidic solution, जब इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, देखो वास्तव में कलर क्या है, पर्पल है। जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इट टर्न्स रेड, यह है जो रेड में बदल जाता है, ये आप ध्यान रखो, इट टर्न्स रेड। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, और जब इसको हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू कलर में बदल जाता है। दैट मीन्स अब यदि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक हमें नहीं मालूम, तो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास लिटमस पेपर है तो आप सिंपली उसमें डालो, लिटमस पेपर आपका यदि रेड में टर्न हो जा रहा है तो समझ जाओ वो एसिडिक है, और यदि वो ब्लू में बदल रहा है तो समझ जाओ वो बेस है। सिंपल है। इट इज़ अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, और ये एक्सट्रैक्ट जो लाइकेंस से निकला ये सॉल्यूशन के रूप में मिलता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, या फिर ये स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, पेपर के पत्ते के रूप में मिलता है, और इसको हम स्कूल के लेबोरेटरी में भी आसानी से मिलता है। इसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। ओके, लिटमस जो एक्सट्रैक्ट हमें मिला उसी सॉल्यूशन से ये पेपर तैयार होता है, इसको लिटमस पेपर कहते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और ये दो रंगों में उपलब्ध है, ये भी आप याद रखिए कि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दो कलर में उपलब्ध होता है। ये देखिए लाइकेंस है। ओके, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या मैं सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकता हूँ? नो। हैव यू नॉट रीड द कॉशन, तुमने क्या कॉशंस नहीं पढ़ा? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस, तो हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे हमें हानि पहुँच सकती है। ओके, ये देखिए लाइकेंस ऊपर फोटो, और ये आप देखो लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, कुछ इस तरह का होता है। स्कूल के लेबोरेटरी में आप
आसानी से मिल जाएगा आपको। एक्टिविटी 4.1 मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। कुछ आप है जो लेमन जूस में पानी मिलाओ और इसमें लो टेस्ट ट्यूब में। पुट ए ड्रॉप ऑफ एवब सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। पुट ए ड्रॉप ऑफ एवब सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का कुछ बूंदें आप रेड लिटमस पेपर के स्ट्रिप पर डालो विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, क्या कोई चेंज कलर में कोई चेंज आया। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अभी सेम एक्सरसाइज सेम स्टेप्स आप ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी करो। नोट डाउन इफ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर, और नोट डाउन करो कि किस केस में कलर चेंज होता है या नहीं होता है, या फिर क्या चेंज होता है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, और यही चीज़ ये आपने अभी लेमन जूस के साथ किया, सेम चीज़ आप इनके साथ भी कर सकते हो। टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सॉप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, ये सब के साथ आप टेस्ट कर सकते हो। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल्ड वाटर, और जहाँ तक हो आप इसका सॉल्यूशन जब आप बनाओगे तो डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्यूशन बनाओ। डिस्टिल्ड वाटर मीन्स या तो मार्केट में मिलता है, या फिर आप समझ जाओ कि जब हम वाटर बॉईल करते हैं और ढक्कन के ऊपर जो पानी आ रहा था, जम रहा था, तो वो प्योर है, तो उस तरह का डिस्टिल्ड वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, क्या इसमें से कोई ऐसा सब्सटेंस भी मिला आपको जो लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं था। नेम दो सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस का नाम लिखो। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नॉन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो आप देखो, इसको ध्यान रहे कि हम एसिड्स तो जानते हैं, बेस तो जान रहे हैं, लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ लिटमस पेपर के साथ, तो ऐसे सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाएंगे। मतलब ये ना ही एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। दिस सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन ए टम्बलर एंड ऐड सम लाइम चूना into it. Stir the solution and keep it for some time. Pour a little from the top. This is lime water. Okay? तो लाइम वाटर यहाँ पे बनाने के लिए बताया आपको, चूना से आप कैसे बना सकते हो। ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन, ये आपने टेबल बनाओ, और इफ़ेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर पे क्या इफ़ेक्ट आया या फिर ब्लू लिटमस पे क्या इफ़ेक्ट आया, और उससे आपको क्या समझ में आया। ओके, यहाँ पे देखते हैं। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक है जो एक दूसरा इंडिकेटर के रूप में, इसको अब टर्मरिक मीन्स हल्दी, ये भी एक इंडिकेटर है। ओके, इसको भी देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, जैसे यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जैसे कि लिटमस हमने अभी पढ़ा, तो लिटमस जो पर्पल कलर का है। ओके, आप भी इसको पेंसिल से लिखो, पेन से मत लिखना, पेंसिल से इसी जगह पे आप मेंशन कर लो, सो दैट जब भी आप इसके रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। डायरेक्ट आप अपने बुक से ही रिवाइज कर सकते हैं।
तो एसिड के केस में क्या होगा, ये टन्स हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा रेड कलर में, ओके। और दूसरी तरफ बेस बदल जाएगा ब्लू कलर में। तो ये आपको याद रखना है, ओके। ठीक है, तो टर्मरिक एज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अब टर्मरिक के बारे में देखते हैं। एक्टिविटी 4.2, टेक ए टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, ठीक है, ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, और उसका पेस्ट जैसा बनाते हैं। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर। मेक टर्मरिक पेपर, ये आप बोल रहे हैं कि आप टर्मरिक के पेस्ट से एक टर्मरिक पेपर, जैसा लिटमस में पेपर कुछ होता था उस तरह का ही पेपर बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर फिल्टर पेपर होता है, उस पर है जो टर्मरिक पेस्ट लगाएंगे और टर्मरिक पेपर बनाने की कोशिश करेंगे। एंड ड्राइंग इट, और फिर उसको पेस्ट लगाकर सुखाएंगे। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन्ड, इस तरह से आपको येलो कलर का पेपर कुछ मिलता है, तो उसका एक स्ट्रिप, जैसे लिटमस पेपर का स्ट्रिप्स होता है उसी तरीके से इसका कट करके टर्मरिक पेपर बनाएंगे, ओके। पुट ए ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब क्या करना है कि सॉफ्ट सॉल्यूशन का कुछ बूंदें आपको इस टर्मरिक पेपर पर डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखता है? Similarly, test the solutions listed in table 4.3 and note down your observation. You may try solution of other substances also. और भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, you can prepare a greeting card. You can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soft solution with the help of a cotton bud. और उसमें है जो आप सॉफ्ट सॉल्यूशन से और कॉटन बड की मदद से कुछ ड्राइंग कर सकते हो। यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, और आप कुछ अच्छे ग्रीटिंग कार्ड्स इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे देखते हैं क्या मेंशन किया हुआ है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई ए टर्मरिक स्टैंड ऑन माई वाइट। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम लोग वाइट शर्ट पहने रहते हैं और खाते पीते कभी कभी कुछ यदि टर्मरिक हल्दी का दाग लग गया हमारे कपड़े पर, वाइट शर्ट पे, इस टर्न टू रेड, यह रेड हो जाता है, बदल जाता है। मतलब टर्मरिक येलो है लेकिन वो बदल जाता है रेड में। व्हेन इट इज़ वॉश्ड विथ सॉप, कब? जब हम उसको सॉप या फिर सर्फ में जब वॉशिंग मशीन वगैरह कहीं पे भी डालते हैं और देखते हैं तो वो येलो कलर एक्चुअली टर्न बदल गया है रेड कलर में। इट इज़ बिकॉज द सॉफ्ट सॉल्यूशन इज बेसिक। इसका मतलब है कि चूँकि सॉफ्ट सॉल्यूशन बेसिक नेचर में है तो बेसिक चीज़ों के साथ ये टर्मरिक जो है ये बदल जाता है रेड में। मतलब यदि टर्मरिक रेड कलर में बदल रहा है तो हम समझ जाएंगे वो सॉल्यूशन बेसिक है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे कुछ मेंशन करते हैं। यहाँ पे जगह है, मैं मेंशन करता हूँ टर्मरिक जो बेस को रेड बना देता है। टर्मेरिक क्या करता है, बेस के केस में
बेस को चेंज कर देता है रेड कलर में। ओके, ठीक है। अभी देखो चाइना रोज एज इंडिकेटर, ये भी एक इंडिकेटर है। चाइना रोज ये फ्लावर है, अड़हुल, इसको गुड़हल भी बोलते हैं हिंदी में। 4.3 कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स। आपको ये भी नाम याद रखना चाहिए, चाइना रोज, और हिंदी में क्या कहा जाता है ये भी नाम याद रखना चाहिए। ओके, पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर, बीकर में उसे आप रखो। ऐड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। जब तक पानी कलर नहीं हो जाए तब तक आप उसको थोड़ा वार्म वाटर में रखो। यूज़ द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर, अब इस कलर वाटर को इंडिकेटर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 4.4। 4.4 में ये कुछ चीज़ें हैं, शैम्पू है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, नॉट डायरेक्ट शैम्पू, उसको पानी में थोड़ा घोल के डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। इनिशियल कलर क्या है नोट डाउन करो, और इस सॉल्यूशन को उसमें डालने के बाद फाइनल कलर क्या होता है वो नोट डाउन करो। Add 5 drops of the indicator to each of the solution given in A. What is the effect of the indicator on acidic, basic और neutral solution? एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पे इंडिकेटर पे क्या इफेक्ट आया, बेसिक में क्या हुआ, न्यूट्रल में क्या हुआ। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन। इंपॉर्टेंट, चाइना रोज इंडिकेटर क्या कर रहा है, टर्न्स टू एसिडिक सॉल्यूशंस टू डार्क पिंक कलर एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन। तो इसको भी हम लोग मेंशन करेंगे और देखते हैं क्या है चाइना रोज के बारे में। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। व्हाई? सॉलिड बेकिंग सोडा यूज कर रहा है, आप बताओ। सॉलिड है वो, तो लिटमस पेपर पे वो सॉल्यूशन काम करेगा। मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा देन ट्राई। तो आप सॉल्यूशन पहले बनाओ फिर ट्राई करो। यदि आप सॉलिड के साथ टेस्ट करोगे तो नहीं होगा, सॉल्यूशन के साथ परफॉर्म करो आप। यहाँ पे देखते हैं और क्या है। ओके, ये चाइना रोज के दिखाया गया है। चाइना रोज फ्लावर एंड इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। ओके, पहेली ब्राउट द फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू। कॉफ़ी इज ब्राउन एंड bitter in taste. Is it an acid or a base? Don't keep the answer without any taste. You are in the dark without its taste. ये एक आपके लिए पहेली है। एक्टिविटी 4.4 The teacher is requested to get the dilute solution of following chemicals from her school laboratory or from a nearby school. यदि खुद के स्कूल में नहीं हो तो नियरबाई स्कूल से। हाइड्रोलिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को लाइम वाटर भी कहते हैं। टेबल 4.5 नेम ऑफ एसिड्स, इफेक्ट्स ऑन लिटमस पेपर, इफेक्ट्स ऑन टर्मरिक पेपर, इफेक्ट्स ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। तो ये अभी तक आपने 3 पढ़ा, लिटमस पेपर पढ़ा, टर्मरिक पेपर पढ़ा और चाइना रोज पढ़ा। तो तीनों का इन एसिड्स पे क्या क्या इफेक्ट होता है आपको ये मेंशन करना है। अभी चाइना रोज के बारे में यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। चाइना रोज
चाइना रोज। ओके, तो ये आपको एसिड चेंज होता है किसमें? डार्क पिंक और मैजेंटा। डार्क पिंक ब्रैकेट में आप डाल दो, मैजेंटा, और साथ में आप ये भी मेंशन करो यहाँ पे बेस को चेंज करता है ग्रीन कलर में। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा यहाँ से। अभी है जो हम लोग यहाँ पे है, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? अब देखिए यहाँ पे एक न्यू टर्म आ रहा है, एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आपने कभी सुना? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन तो आपने देखा, जानते हो, लेकिन एसिड रेन क्या होता है और यह किस तरह से डैमेज करता है, इसके बारे में आपने कभी कुछ सुना? एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि नाम ही बता रहा है, द रेन कॉन्टेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। तो ये क्या है भैया? ये द रेन कॉन्टेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। वेयर डू दिस एसिड्स कम फ्रॉम? तो रेन में ये एसिड्स कहाँ से आया? द रेन बिकम्स एसिडिक। एक्चुअली क्या हुआ कि रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑफ, ये जो रेन है ये एसिडिक हो गया बिकॉज ऑफ, एसिडिक मीन्स थोड़ा एसिड का केमिकल नेचर उसका एसिडिक हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ, इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड and nitrogen oxide which are released into air as pollutants dissolve in air drops to form carbonic acid। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में मिक्स हुआ तो कार्बनिक एसिड बना, और ये सल्फर डाइऑक्साइड सेकेंड वाला जब मिक्स हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड बना, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मिक्स हुआ तो नाइट्रिक एसिड ये बन गया। और ये जब नॉर्मल रेन वाटर में मिक्स हुआ तो वो उसका केमिकल नेचर बदल गया, एसिडिक हो गया, और उसे ही हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, ध्यान रहे, डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। और इसी के इन एसिड्स के कारण ही हमारा नॉर्मल रेन एसिडिक हो जाता है। एसिड रेन can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals। ये एसिड रेन से क्या हमें हानि है? तो एसिड रेन हालांकि ये बहुत डाइल्यूट है, लेकिन फिर भी इससे बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, खासकर आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि आगरा का जो ताजमहल है वो एसिड रेन के कारण उसमें कुछ खराबी आ रही है। तो इस तरह से बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जहाँ पे खास करके जो बिल्डिंग्स मार्बल का बना होता है उस पर कुछ प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ को भी एसिड रेन से डैमेज होता है। Caution: great care should be taken while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature। ये एसिड और बेस कैसा होता है? corrosive, केमिकल सब्सटेंस है। तो ये एसिड और बेस दोनों corrosive in nature है। irritating and harmful to skin, ये irritating,
हार्मफुल टू स्किन। डायरेक्ट आप टच करोगे, यदि कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है और डायरेक्ट आपने टच कर दिया या गलती से गिर गया लेबोरेटरी में, तो फिर आपके स्किन को डैमेज भी हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। आगे देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5। तो 3 तरह का हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेटर्स पढ़ा। अब इसका है जो अलग अलग कंपाउंड में, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग एसिड्स में, ये सब में क्या इफेक्ट आता है, ये आपको नोट डाउन करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। हमने क्या सीखा? फाइनली हमने सीखा, इसको मार्क ही मैं कर देता हूँ, कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ओके, let us see what happens when an acid is mixed with a base। अब ये हमें समझना है कि अब किसी एसिड को यदि बेस के साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा। इससे पहले मैं आपको एक बार एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने देखा कि द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। हमने ये भी देखा था कि कुछ सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होता है, और इसी न्यूट्रल सबसे न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे आया है। ओके, तो अब ये एसिड और बेस को मिलाने की बात कर रहा है, मिक्स्ड करने की बात कर रहा है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 3 इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। अब एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, उसका नाम है फेनोल्फथेलीन। आप इसको सही सही प्रोनाउंस भी करो, 1-2 बार प्रैक्टिस करो और इसे याद भी रखो। Activity 4.5 to be demonstrated by the teacher in the class. Fill 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid. आपको क्या करना है? 1/4, ओके, इन ए टेस्ट ट्यूब आपको डाइल्यूट HCl लेना है। नोट डाउन इट्स कलर, और इसका कलर नोट डाउन कर लो आप। नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फथेलीन सॉल्यूशन ऑल्सो। Add 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, और इसमें क्या करना है? फेनोल्फथेलीन का 2-3 बूंद, ये इंडिकेटर हुआ, तो इसको एसिड में डालना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? क्या आपने एसिड के कलर में कोई चेंजेस ऑब्जर्व किया? एड द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर। अब क्या करना है? इस एसिडिक सॉल्यूशन में 1 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का ड्रॉपर से डालना है। ओके, पहले एसिड था और उसमें इंडिकेटर भी हमने मिला के रखा है, अब ऊपर से एक बेस डालता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो भी एसिड है और इंडिकेटर का कुछ ना कुछ कलर होगा, फेनोल्फथेलीन का, वो हमने डाला है, और अब मैं बेस डालता हूँ और चेक करेंगे कि एसिड में बेस मिलाने के बाद इंडिकेटर क्या बता रहा है। इंडिकेटर सेम रिस्पॉन्स दे रहा है जैसा एसिड के टाइम में था, या फिर उसका रिस्पॉन्स कुछ बदल गया, कलर कुछ बदल गया, यही चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, स्टीर द ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring till the pink color just appear। और तब तक आप ये डालो जब तक आपको पिंक कलर ना मिले। तो देखो यहाँ पे पिंक कलर आएगा। ओके, नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब डाल रहे हैं तो पिंक कलर आता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब क्या करो आप
अभी एक ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पहले हम लोगों ने लिया था उसी की एक और बूंद ऐड कर दो तो द सॉल्यूशन बिकम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। तो वो फिर से कलरलेस हो जाता है। एक्चुअली फेनोप्थलीन हमने एसिड में डाल के रखा है और इस सॉल्यूशन का कलर है जो कलरलेस हो जाता है। और जब हम एक बूंद और पहले तो हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं तो वो पिंक कलर आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है। और उसके बाद वन मोर ड्रॉप है जो हम HCl का यदि डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो क्या होता है कि वो फिर से कलरलेस हो जाता है, बिकम कलरलेस। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर से आप एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का डालो। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, फिर से पिंक हो जा रहा है। इसका मतलब इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, जब सॉल्यूशन बेसिक होता है फेनोप्थलीन गिव्स ए पिंक कलर। ओके, ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्यूशन इज, जब when the solution is acidic it remains colorless। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्योंकि हर इंडिकेटर में हमने हाईलाइट किया है कौन सा कलर कब क्या चेंज हो जाता है और वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। एसिड इंडिकेटर, ठीक है। इसको हम मेंशन कर लेते हैं फेनोप्थलीन के बारे में भी, जिस तरह से उधर किया हम लोगों ने। तो फेनोप्थलीन के बारे में यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फेनॉल थेलीन, ओके। ये आपको एसिडिक में एसिड्स को टर्न कर देता है कलरलेस। ओके, और बेस को पिंक कलर में। ओके, और ठीक है, यहाँ पे अब देखना है when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other। क्या होता है कि जब हम एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ये इम्पॉर्टेंट है। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट, both the acidic nature of acid and the basic nature of base are destroyed। यहाँ पे देखिए suitable amount, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी अमाउंट ले लिया और आप चेक कर रहे हो और फिर चेंजेस नहीं हो रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं। एक सुटेबल अमाउंट, तो वो कौन सा सुटेबल अमाउंट होगा, जब हम उस सॉल्यूशन, उस एसिड और बेस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका सुटेबल अमाउंट क्या होगा और कितना एसिड का अमाउंट कितना बेस के अमाउंट को न्यूट्रलाइज करता है। तो सुटेबल अमाउंट आपसे कितना अभी ध्यान रखो कि वो सुटेबल अमाउंट ही होना चाहिए, तब वो सुटेबल अमाउंट एक सॉल्यूशन दूसरे बेस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा। डिस्ट्रॉयड,
द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, और इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा वो ना ही न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। एक और बात यहाँ पे, आप टेस्ट ट्यूब को इमीडिएटली न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस जैसे हुआ आप उसको टच करो थोड़ा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हो? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट हमेशा निकलता है, ओके, और इसलिए टेस्ट ट्यूब आपको गर्म लगेगा। द इवॉल्व हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, और जो रिएक्शन सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए टेस्ट ट्यूब भी थोड़ा आपको गर्म फील होगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब हम एसिड को बेस के साथ मिलाएं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, और वो नया सब्सटेंस न्यूट्रल है, और वो क्या है, वो साल्ट है, ओके। तो न्यूट्रलाइजेशन ये नया सब्सटेंस बनता है साल्ट, दैट मीन्स एसिड बेस, और जब एसिड और बेस को हमने मिक्स किया तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि ये साल्ट एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। साल्ट में भी कुछ इस तरह की बातें हैं। दस द न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat, okay? इसको आप इक्वेशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हो, एसिड बेस और ये क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सिर्फ सॉल्ट ही नहीं, वाटर भी बनेगा और हीट भी इवॉल्व होगा, ये भी ध्यान रखना है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, और इसी का ये एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला था अभी, तो ये और ये हमने मिक्स किया तो क्या हुआ भाई, तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बना NaCl और वाटर बना और हीट भी आया होगा। बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सर बिकम हॉट और कूल। बूझो ने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड है, लाइम वाटर क्या है, विल द रिएक्शन मिक्सर बिकम हॉट और कूल। तो अब आप बताओ कि ये जब रिएक्शन होगा तो ये हॉट होगा या कूल होगा। इधर देखते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या रोल है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उसका एप्लीकेशन होता है कि कहाँ पे हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे एवरीडे लाइफ में किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन का अप्लाई हम लोग करते हैं। इन डाइजेशन आवर स्टोमक कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टोमक में सेक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एज you have learned in chapter 2, but too much of acid in stomach cause indigestion। लेकिन यदि ज़्यादा एसिड स्टोमक यदि सेक्रेट कर दे तो उससे कुछ इंडाइजेशन भी हो जाएगा। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, और कभी कभी ये इंडाइजेशन पेनफुल भी होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन, तो इस केस में क्योंकि हमें पता चल गया कि HCl ज़्यादा हो गया है, हमारे स्टोमक का केमिकल नेचर थोड़ा ज़्यादा ही एसिडिक हो गया है, तो हम क्या करेंगे, टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन
एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एसिड को कट करने वाला, न्यूट्रलाइज करने वाला एंटासिड, ओके। सच एज, एंटासिड का एग्जांपल जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके, व्हिच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक्चुअली होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, क्या होगा इससे, तो एसिड को वो, ये एंटासिड है तो एसिड को वो न्यूट्रलाइज करेगा, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड्स, ओके। एंट बाइट, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, ठीक है, फॉर्मिक एसिड आया। अब है जो द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दूसरा भी है कैलामाइन सॉल्यूशन व्हिच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो ये दो ऑप्शंस हैं, इसमें से किसी को भी अप्लाई यदि करेंगे, पेस्ट रब करेंगे जहाँ पे एंट बाइट हुआ है जिस बॉडी पोर्शन पे, तो फॉर्मिक एसिड को वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये सब हुआ कि डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का हम यहाँ पे देख रहे हैं। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। क्या होता है कि फार्मर्स जब फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अपना फसल ज़्यादा करने के लिए, तो सॉइल का जो नेचर है, केमिकल नेचर, एसिडिक हो जाता है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से ध्यान रखो कि ज़्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज करने से सॉइल है जो एसिडिक हो जाता है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। और प्लांट है जो उसमें फिर आसानी से अच्छा ग्रो नहीं करता है यदि सॉइल कुछ ज़्यादा एसिडिक हो जाए या कुछ ज़्यादा बेसिक हो जाए। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide और slacked lime, calcium hydroxide। तो क्या होता है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब ये ज़्यादा एसिडिक हो जाए, when the soil is too acidic, इसको ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग किससे, क्विक लाइम मिलाएंगे या फिर स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड उसमें मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, और यदि बेसिक हो जाए तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। तब फिर हम लोग सिंपल है जो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट उसमें ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स। तो ये ऑर्गेनिक मैटर क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये एक्चुअली कुछ एसिड्स रिलीज करता है जो वो एक्सेस बेसिस को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। इसी बात के लिए हम लोग मिक्स करते हैं। तो फैक्ट्री वेस्ट्स, द वेस्ट्स ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में फैक्ट्री से बहुत सारा एसिडिक सॉल्यूशन निकलता है और उसको हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि वाटर बॉडीज़ में, किसी नदी में या कहीं पे फ्लो डाल दिए, द एसिड विल किल फिश। तो इससे क्या हार्म होगा कि जो वाटर बॉडीज़ में फिश है या फिर अदर ऑर्गेनिज्म हैं, फ्लोरा फौना तरह तरह के हैं वाटर बॉडीज़ में, तो वो सब मर जाएंगे या फिर उनको हार्म पहुँचेगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्ट्रीज जो वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज में क्या है, एसिड्स है, और हम जब ये याद रखेंगे कि एसिड्स है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ बेसिक सब्सटेंस चाहिए बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं देख लेता हूँ कि कहीं कुछ बचा हुआ नहीं हो। डू यू नो
देखते हैं क्या है। डिड यू नो ईच सेल इन आवर बॉडी कॉन्टेंस एन एसिड। हमारे आपको पता होगा कि बॉडी जो है बहुत सेल्स, बॉडी का जो है यूनिट वो सेल्स है। तो ईच सेल्स इन आवर बॉडी कॉन्टेंस एन एसिड, सब में एक एसिड्स होता है। क्या नाम है? द डीऑक्सी एसिड और डीएनए। ओके, तो डीएनए हर एक सेल में होता है। इट कंट्रोल्स एवरी फीचर ऑफ द बॉडी सच एज आवर लुक्स, कलर ऑफ आवर आइज, आवर height, etc. Protein that build part of our cells are also made of amino acids. The fats in our body contain fatty acids. कहने का मतलब है कि ये देखो तरह एसिड्स बहुत तरह का होता है और हमारे शरीर में भी बहुत तरह का है। यहाँ पे कुछ नाम आपको दिया गया है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके, शॉर्ट फॉर्म है डीएनए का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है हर एक सेल्स में, बॉडी में हर एक सेल्स में न्यूक्लियस है और वहाँ पे ये पाया जाता है। और ये बता रहा है कि जो भी प्रोटीन्स है वो एमिनो एसिड से बना होता है, ये भी आप ध्यान रखो। और फैट्स में फैटी एसिड्स है। नॉर्मली हम लोग जब अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो प्रोटीन्स लेते हैं, मतलब एमिनो एसिड्स ले रहे हैं। फैट्स लेते हैं मतलब वहाँ पे फैटी एसिड्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को समझा। इसमें एक सरसरी निगाह डालते हैं कि हमने आखिर क्या देखा, क्या सीखा। तो हमने बेसिकली हमने देखा कि एसिड्स होते हैं और एसिड का कुछ नेचर होता है और बेसिस भी कुछ तरह के सब्सटेंस होते हैं, उसका भी कुछ अपना स्पेशल नेचर होता है। जैसे बीटर इन टेस्ट होता है, सॉपी इन फीलिंग होता है, एसिड है जो सॉर होता है टेस्ट में। और हमने देखा कि एसिड और बेस को पहचानने के लिए हर वक्त टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ इंडिकेटर्स भी आते हैं जो अपना कलर से बता देते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो नेचुरली अकरिंग कुछ इंडिकेटर्स का नाम जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, ये सब है। और फिर हमने देखा कि किस इंडिकेटर में एसिड के साथ क्या कलर बदलता है या बेस के साथ क्या कलर बदलता है, ये भी हमने देखा। और फिर हमने देखा कि किस तरह से लिटमस पेपर लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट होता है, मिलता है। और फिर हमने देखा टर्मरिक भी इंडिकेटर के रूप में देखा। और हमने ये भी जाना एसिड और बेस के अलावा कुछ और भी है जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। फिर हमने देखा चाइना रोज एज ए इंडिकेटर, ये भी पढ़ा, ओके। और फिर हमने देखा कि किस तरह से एसिड रेन क्या होता है, किस तरह से 3 गैस यहाँ पे नाम दिया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है ये सब? ये सब एक्चुअली पॉल्यूटेंट्स है, एयर पॉल्यूटेंट्स। और जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो किस तरह से कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। और ये जब रेन वाटर के साथ मिक्स होता है तो एसिड रेन बनता है। और इससे किस तरह से हमारे बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ताजमहल, ये सब को नुकसान पहुंचता है। हमने फिर न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा कि किस तरह से एक एसिड एक बेस को न्यूट्रलाइज करता है, उसके केमिकल नेचर को न्यूट्रलाइज करता है। एक और इंडिकेटर हमने जाना फेनोल्फथेलिन, और फिर उसका भी देखा किस तरह से वो कलर चेंज होता है। फिर हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में किस तरह से अप्लाई होता है ये, तो हम
एप्लीकेशन का मतलब हमें पता चलता है कि ये एसिड के कारण हो रहा है, तो उसका हम सॉल्यूशन बेस से देते हैं। यदि पता चलता है कि ये कोई प्रॉब्लम बेस के कारण हो रहा है, तो हम एक एसिड उसमें मिक्स करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इंडाइजेशन में भी एक एग्जांपल है, एंटबाइट में एग्जांपल है, सॉइल ट्रीटमेंट में इसका एप्लीकेशन समझाया गया है, फैक्ट्री वेस्ट में, और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा क्लास ये कैसा लगा। कुछ कमी है तो वो भी बताएं, कुछ अच्छाई है तो ये भी बताएं, और आप कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम किसके लिए आखिर ये तैयार करेंगे। और आप इसको सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ कि हम इसके क्वेश्चन आंसर सेशन है जो अलग वीडियोस में डालने वाले हैं, तो वो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फिर उसको फॉलो कर सकें। थैंक यू।